आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के अंदर स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है मुग़ल कालीन भारत। इससे पहले हमने सल्तनत काल को कंप्लीट कर दिया था और आज हम मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। ये पीरियड है 1526 से 1858 ईस्वी तक के अंतर इसके अंदर हम देखेंगे। यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स इस टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। विशेषकर मेरे हिसाब से यहाँ से आपको 1858 ये मिस प्रिंट हुआ है, आगे देखेंगे। अब प्रारंभ करेंगे। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुग़ल साम्राज्य का क्या बना था संस्थापक। यानी हम पढ़ेंगे भारत के अंदर जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो जो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में वैसे आगे वर्णन आया है। बाबर ने जो 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें दिल्ली सल्तनत के जो लोदी वंश था, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसको युद्ध के अंदर पराजित करके, इसको युद्ध के अंदर मार करके इसने अपना मुग़ल साम्राज्य की भारत के अंदर स्थापना की थी। यानी अब भारत के अंदर जो तुर्की साम्राज्य ये भी थे तो तुर्की, लेकिन जो सल्तनत काल थी वो समाप्त हो गई और अब नए मुग़ल जो साम्राज्य यानी मुग़ल वंश का जो यहाँ से आविर्भाव हुआ था। तो बाबर के बारे में बाबर क्या था, एक तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जिस तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, ये तैमूर एक चरवाहा था, बहुत ही गरीब चरवाहा था। खाने को भी ढंग से भोजन कम ही मिला करता था और सेठ जो बड़े सेठ हुआ करते थे या बड़े उनके ये भेड़ बकरियां चराया करता था। तो उसी समय कहा जाता है कि एक जिंदा महात्मा के रूप में एक परमात्मा उसे आकर मिले और उन्होंने इसे 7 पीढ़ी का राज दिया था। तो इसी तैमूर के बाद में या बाबर से ये पीढ़ी प्रारंभ होती है भारत के अंदर और औरंगजेब तक रहती है। और इसके बाद में इस पीढ़ी के जैसे उसको जिंदा महात्मा ने कहा उसके हिसाब से इसका साम्राज्य टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बढ़ जाएगा। तो वही तैमूर का वंशज था। यानी बाबर कौन था, चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज़ खान के वंशज से भी ताल्लुक़ रखता था। इसकी माँ चंगेज़ खान की वंशज थी। अब देखो ये था क्या, इस बाबर का पिता जो उमर शेख मिर्ज़ा था वो इस तैमूर के वंश था। यानी तैमूर के वंश से बाबर 5वां वंशज हुआ। और दूसरी इसकी जो माँ थी कुतलुक जो निगार खानम थी, वो इस चंगेज़ खान के वंशज की 14वीं वंशज थी। तो इस तरीके से जो ये बाबर है अपने मातृपक्ष की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था, जबकि पितृपक्ष की ओर से ये तैमूर का 5वां वंशज। यानी 2 महत्वपूर्ण जो वंश थे उनका रक्त इस बाबर के अंदर दौड़ रहा था। तो इस बाबर के बारे में आगे देखेंगे, ये कैसे क्या शासक बना। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना, एक छोटे से राज्य फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। हालांकि ये बादशाह की उपाधि यहाँ नहीं लिखनी थी, बादशाह की उपाधि वो काबुल आएगा और वहाँ धारण करेगा। इससे पहले जो इनकी उपाधि हुआ करती थी, जो पैतृक उपाधि थी, वो मिर्जा की उपाधि थी। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला वो पहला तैमूर वंशीय शासक था। अब देखो थोड़ा इसके बैकग्राउंड के अंदर देख लेते हैं, आखिर ये भारत की तरफ क्यों आया था। बहुत इसका जीवन भी इसने देखो, हमेशा कहा गया जिस व्यक्ति को जितने संकट मिलेंगे वो उतना ही उत्कृष्ट होगा। वैसे अकबर और इस बाबर को उतने ही प्रारंभ के अंदर कष्ट मिले, इस कारण इनका जो प्रारंभिक जीवन कठिनाइयाँ होने के बाद बाकी जीवन के अंदर इन्होंने उपलब्धियाँ प्राप्त की थी। तो इस समय क्या हुआ था, बाबर के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण था मध्य एशिया में जो शक्तिशाली उज़्बेक थे, इनसे बार बार ये पराजित हो रहा था। इधर जो ईरान का जो सफ़वी वंश है उससे भी इसको डर था, उसका भी आक्रमण होता रहता था। इन सब के कारण और वहाँ से जब इसके पास से इसका जो राज्य फरगना भी चला गया, तब अपना किस्मत ये भारत की तरफ अपना किस्मत बनाने के लिए आक्रश हुआ और पहले काबुल कंधार इधर वाले क्षेत्र को जीता और फिर भारत के अंदरूनी भागों के अंदर इसने कब्जा करना प्रारंभ किया था। यानी धीरे धीरे इसने भारत के अंदरूनी भागों पर, इसमें कहा जाता है कि इसने भारत पर 5 बार, जिसका उल्लेख ये खुद बाबर ही करता है कि इसने भारत पर क्या किया था, 5 बार आक्रमण किया था। तो वहाँ से बाबर ने सबसे पहले भारत में बाजौर और जो बेरा का किला है उस पर आक्रमण किया था।
तो उससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ते हुए हमने अपने जो काम की बात की तरफ बढ़ते हैं। तो आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति से युद्ध लड़ा और जिहाद का नारा दिया था। अब देखो ये है क्या तुलुगुमा जो युद्ध पद्धति है, ये एक उज़्बेकों से इसने ग्रहण की गई एक युद्ध के समय की व्यूह रचना है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो सेना के भाग यानी सेना का पूरा भाग युद्ध के मैदान में नहीं उतारा जाता, एक भाग सेना का रिजर्व रखा जाता है। इसके अलावा जो युद्ध चलता उस समय पार्श्व भाग पर आक्रमण करने के लिए 2 तुलुगुमा दस्ते रखे जाते हैं, जो उस समय आक्रमण करते हैं। जो शत्रु पक्ष की सेना थक जाती है तब ये पीछे की साइड से सेना को घेर करके आक्रमण करते हैं। तो इस तरीके की ये तुलुगुमा पद्धति जो इसने उज़्बेकों से सीखी थी। इसके अलावा जो खानवा के युद्ध के अंदर जब इसके सैनिक तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो बयाना का युद्ध हुआ तो उसमें बाबर की पराजय हुई थी। इस कारण राजपूतों के जो वीरतापूर्ण कार्यों से भयभीत थे, तो इस कारण बाबर ने इनके सामने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और जीवन भर शराब न पीने की आदि की कसम खाकर के सैनिकों को राजपूतों के प्रति युद्ध के लिए तैयार किया था। और युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, यानी यह राजपूतों के कटे हुए सिरों की इसने मीनार बनाई और मीनार बना करके गाजी की उपाधि, गाजी मतलब वीर धर्मियों का वध करने वाला। 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित किया था। बाबर ने जो मेदिनी राय से चंदेरी का राज्य मांगा था और बदले में इससे शमशाबाद देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मेदिनी राय ने ठुकरा दिया था। इस कारण जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर लिया था और इस पर अधिकार कर लिया था। 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया, अफ़गानों को पराजित किया। इसमें बिहार और बंगाल की जो अफ़गान शासक थे उसकी संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित किया था। और बाबर की 26 दिसंबर 1530 को इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इससे यमुना नदी के किनारे रामबाग के अंदर दफना, जिसे आराम बाग भी कहते हैं या नूरे अफ़गान भी कहते हैं, उस बाग के अंदर दफनाया गया था। और बाद में बाबर की इच्छा अनुसार जहाँ इसने काबुल में अपनी कब्र तैयार की थी वहाँ इसको दफना दिया गया। अब देखो इनके कालों को इनको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये इसकी 5 डेट है। इसके अलावा जो 1526 में जो इसने खानवा का युद्ध, तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा देखा, 29 को घर गया और 30 में मर गया। तो इससे मतलब 26 को पानी पिया मतलब 1526 में, सब याद आगे 15 लगा देना। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 27 में खाना खाया यानी 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 28 में चंदा देगा यानी 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, 29 में घर गया मतलब 1529 में घाघरा का युद्ध किया और 30 में मर गया यानी 1530 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1530 को। बाबर ने अपनी दिनचर्या यानी अपनी जो रोजाना की दिनचर्या यानी अपनी आत्मकथा लिखने वाला ये एक महत्वपूर्ण शासक था जो इसने तुर्की भाषा के अंदर लिखी, जिसका नाम था बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी। इसी से ये भारत के अंदर उस समय 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू शासकों का वर्णन करता, साथ में भारत की जो पर्यावरणीय स्थिति, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों आदि का भी वर्णन इसके अंतर्गत वो कहता है। अब्दुल रहीम खान खाना जो इसके दरबारी कवि थे ने बाद में इसे फारसी में अनुवादित किया। इन्हें तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये आपके सामने जो शेरशाह सूरी के कालीन जो चांदी के सिक्के हैं जिसे रुपया कहा जाता था, ये उन्हीं के चित्र हैं। अब हम देखेंगे अकबर के अपने हुमायूं के बारे में देखेंगे। जो बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी के ऊपर बैठा था। बाबर के 4 पुत्र थे जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। तो बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और मेवात का क्षेत्र और अपने सचेरे भाई सुलेमान को बदख्शां का प्रदेश दिया। ये प्रदेश क्यों दिया कि जो तैमूरी राजवंश के अंदर जो साम्राज्य विभाजन की जो परंपरा थी उस परंपरा का पालन हुमायूं ने किया। हालांकि आगे जाकर के इसका ये कार्य इसके खुद राज्य के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए और इसके जीवन के लिए खतरा बनेगा और इसके हाथ से मुगल सत्ता
चली जाएगी। क्योंकि जब बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं को सुझाव दिया था कि वो अपने भाइयों के साथ नम्र व्यवहार करे, और बाबर हुमायूं से बहुत ही अत्यधिक स्नेह भी किया करता था। हुमायूं ने जो दिल्ली के अंदर दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की, उसने मालवा और गुजरात पर भी क्या किया, आक्रमण किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को इसने नियंत्रित करने के लिए हुमायूं एवं अफगान जो शासक था शेर खां के मध्य बक्सर के निकट सोचा नामक स्थान पर 1539 के ईस्वी के अंतर्गत युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर क्या हुआ, शेर शाह सूरी की विजय हुई और मुगलों की पराजय यानी हुमायूं की क्या हुई, इस युद्ध में हार। ये युद्ध 29 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। और इस सोसा की जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इससे पहले इसका नाम शेर खां था, बाद में इसने इस युद्ध की विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की, और यहीं से जो मुगल साम्राज्य या कह सकते हैं कि हुमायूं का सिंहासन डोलने लग गया था। और हुमायूं यहाँ से घोड़े सहित नदी के अंदर कूद गया था, और एक बेस्ती की सहायता से बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई थी। और इसके बाद शेरशाह ने अपने नाम के सिक्के चलाए। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था, जिसके आगे हम देखेंगे इसके बारे में भी। 1540 ईस्वी में कनौज और बिलग्राम, कनौज को या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें फिर हुमायूं की क्या हुई, पराजय। ये युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ, और इस युद्ध के बाद हुमायूं हार कर क्या हो गया, भारत से बाहर चला गया, और अब दिल्ली के ऊपर शेर शाह सूरी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। यानी दिल्ली सल्तनत पर दोबारा अफगान सत्ता की क्या हो गई, फिर से स्थापना हो गई थी। जिस अफगान सत्ता को समाप्त करके बाबर ने भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की थी, उस मुगल वंश को शेर शाह सूरी ने उखाड़कर वापस अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी। निर्वासित जीवन में उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की, जो शेख ये एक सूफी शेख थे अली अख्तर, उनकी लड़की थी हमीदा, शिया वंश से संबंधित शिया परंपरा से थे। इसके धार्मिक जो परंपरा होती है शिया सुन्नी, उसमें से ये शिया परंपरा से संबंधित थी। हमीदा बानो से इन्होंने क्या की, शादी की, जो आगे चलकर अकबर की माँ, यानी इन्हीं से अकबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अकबर का जन्म हुआ कहाँ से था, अमरकोट के जो शासक थे वीर साल, उनके महल के अंदर इसका जन्म हुआ था। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता, और वहीं से वापस इसने भारत की तरफ आगे बढ़ने का निश्चय किया। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा किया, और 1555 ईस्वी में ही हुमायूं ने नसीब खां और तातार खां के नेतृत्व वाली जो अफगान सेना है, उस सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध के अंदर पराजित किया, और इसको पराजित करके इसने पंजाब पर क्या हो गया, अधिकार कर लिया। यानी अब धीरे धीरे हुमायूं वापस भारत के आंतरिक भागों की ओर बढ़ रहा था, और यहाँ से इसको राज्य पुनः प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा था, और इससे संपूर्ण पंजाब तक अब उसका अधिकार हो गया। और इसके बाद में जो जून 1556 ईस्वी में एक निर्णायक युद्ध होगा, सरहिंद का युद्ध, जिसमें अफगानों को फिर से पराजित किया, और अफगानों का जो नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने किया था। और यहीं से धीरे धीरे आगे अंदरूनी भागों की तरफ अब बढ़ता चला आया, और ये सारे के सारे युद्ध अब अकबर के ही नेतृत्व में मान लो उस समय चल रहे थे, क्योंकि अकबर को हुमायूं ने छोटी उम्र, या कह सकते हैं कि 9 वर्ष की उम्र में ही इसको काबुल और यहाँ का क्या कर दिया था, इसको गवर्नर नियुक्त कर दिया था। और वहाँ से इसके संरक्षक, पहले अदम का, बाद में इसका संरक्षक बैरम खां को नियुक्त किया गया। जुलाई 1555 को हुमायूं ने दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी इस जो सरहिंद के युद्ध हारने के बाद में ये दिल्ली में 23 जुलाई 1555 ईस्वी को यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन कुछ समय बाद ही 26 जनवरी 1556, यानी लगभग 6 महीने हुए थे इसको दोबारा गद्दी पर बैठने में, और इसी समय दीनपना नामक स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गहरी चोट लगने से मर गया। अब देखो, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, और साथ में ये ज्योतिष आदि में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, और थोड़ा अपना जो मुस्लिम धर्म होता था उस धर्म में भी बहुत ही ज़्यादा ही ध्यान, जैसे ही उस समय हर समय ये नमाज भी अदा करता था समयानुसार। तो जैसे ही नमाज अदा करने की अजान सुनाई दी, तो उस समय इस पुस्तकालय के ऊपर सीढ़ी पर था, तो वहाँ से ये हड़बड़ाहट में नीचे उतरा, और तो इससे गिर करके सीढ़ियों से फिसल गया, और गिरने से गहरी चोट लगी सर में, और इससे ये क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया।
हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था हमेशा ही। ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम भी बनाया था। इतना सब ज्योतिष में करने के बाद भी ये जीवन भर, जैसा लैनपुल ने इसके बारे में कहा कि जीवन भर ये लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाने से ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट अब देखेंगे सूरवंश साम्राज्य के बारे में। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद खां, इसके पिताजी का नाम था हसन खां, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत जो सासाराम बिहार का क्या था, जमींदार था। और दक्षिण बिहार में तत्कालीन वहाँ के शासक बहार खां लोहानी ने निहत फरीद द्वारा शेर को मार दिए जाने की घटना से उसे शेर खां की क्या कर दी थी, उपाधि प्रदान करती थी। यानी ये प्रारंभ में इसका भी शासन अच्छा नहीं था और इसकी माँ की शुरुआत में मृत्यु हो गई और सौतेली माँ ने इसको घर से भी निकलवा दिया, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर बहार खां लोहानी के यहाँ आया। वहाँ से भी इसकी जो सौतेली माँ ने इसको निकलवाया, फिर भी योग्यता के बल पर ये निरंतर आगे बढ़ता गया और एक दिन निहत्थ यानी बिना हथियार के शेर से जब इसका सामना हो गया तो इसने शेर को मार दिया बिना हथियार के। तो इससे प्रभावित हुआ बहार खां लोहानी और उसने इसे शेर खां की उपाधि धारण की। इसके बाद में इसका जो नाम बदलकर शेर खां रख दिया इसने। और बाद में जब इसने हुमायूं को पराजित किया तो उसके बाद में इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। उसका साम्राज्य पश्चिम में कनौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक, यानी बहुत ही विस्तृत साम्राज्य की इसने स्थापना कर ली। मालवा को भी शेरशाह ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। 1544 में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर क्या कर दिया, अधिकार। ये युद्ध उसने कूटनीति के माध्यम से यानी धोखे और छल कपट के माध्यम से जीता था। हालांकि काफ़ी सारे युद्धों में इसने छल कपट का सहारा लिया था। तो इसने क्या किया था, बड़े छल कपट के द्वारा मालदेव को पराजित किया था। जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर इसने जब विजय की इसको आशा नहीं थी तो इसने सोहान खेमे के अंदर अपने सोहान नहीं राठौड़ खेमे के अंदर फूट डलवा दी थी और इस फूट के कारण मालदेव अपनी सेना लेकर चला गया था। और इसके जो सेना नायक जेता और कुपा, जिसके ऊपर अविश्वास किया गया, ये वीरतापूर्ण संघर्ष किए और 500 की संख्या में लगभग रहे होंगे। इन्होंने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए और खुद शेरशाह भी घोड़े से नीचे उतर करके अल्लाह से जीत की दुआएं करने लगा। और इसी समय में इसकी एक अतिरिक्त सेना दिल्ली से इसकी सहायता के लिए समय पर पहुंच गई थी और उसी से ही इसकी बाजी पक्ष में हुई थी। नहीं तो इस युद्ध में भी 500 व्यक्तियों के आगे भी इसकी हार थी। और इसी कारण इसके मुंह से कहना पड़ा, शेरशाह ने कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। यानी ये मारवाड़ का इलाका अधिकतर अकाल की स्थिति रहती है, रेगिस्तानी इलाका है, तो इससे इतना ही थोड़ा बहुत बाजरी मिल जाती थी। इसी कारण इसने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। और इसके बाद मेवाड़ पर भी इसका सांकेतिक अधिकार हो गया। यानी मेवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, उन्होंने इसकी क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1544 में कालिंजर के युद्ध में बारूद में विस्फोट हो जाने से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। तो ये उस समय क्या कर रहा था, कालिंजर के जो शासक थे कीरत सिंह, उस पर इन्होंने आक्रमण किया था। उस आक्रमण के समय ये खुद शेरशाह सूरी उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र है वो चला रहा था, जो किले की दीवार से टकराकर उसका गोला एक पास रखे जो बारूद के ढेर पर गिरा, जिसमें आग लगने से इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। हालांकि इसने कालिंजर को विजित कर लिया था। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद में इस्लाम शाह शासक बना। इस्लाम शाह सूर, जिसका इसका पुत्र था जलाल खां, वो इस्लाम शाह सूर के नाम से शासक बना, जिसने 1553 ईस्वी तक यानी 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों और सूर साम्राज्य के अंदर आपसी संघर्ष बढ़ गया। इसके कारण ये साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। और इसी स्थिति के अंदर फिर वापस हुमायूं भारत की ओर बढ़ा था। शेरशाह के सुधार और निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यानी शेरशाह ने जो प्रशासन में सुधार और काफ़ी सारे जो निर्माण कार्य किए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने भूमि माप और लगान के लिए व्यवस्थित करके गला बख्शी या बंटाई, नस्क, मुक्ता या कनकुन, नकती या जब्ती प्रणाली इसने क्या की थी, प्रचलित की थी।
तो इस तरीके से जो जब्ती प्रणाली, वैसे जब्ती प्रणाली का जनक टोडरमल को माना जाता। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसने प्रशासन से संबंधित और राजस्व से संबंधित आदि व्यवस्था के अंतर्गत किया था। तो जयसिंह ने जो भूमि माप की प्रणाली थी वो जब्ती प्रणाली के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा इसने 4 बड़ी सड़कों और अनेक सरायों का निर्माण करवाया था। तो 4 बड़ी सड़कें कौन कौन सी थी? जिसमें सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक जाती थी, यानी इसने 4 सड़कें बनाई थी। जिसमें जो पहली सड़क थी वो बंगाल के जो सोनार गांव है वहाँ से कहाँ तक जाती थी, लाहौर तक जाती थी। और उसकी जो दूसरी सड़क थी वो आगरा से जो दक्षिण के अंदर बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी इसकी सड़क थी जो आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक जाती थी। और चौथी सड़क थी वो लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। यानी ये पूरी सड़क जो ये मिलकर के बनती थी दो, बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक, जिसका आज भी अस्तित्व है। और ये सड़क ग्रांड ट्रक रोड के नाम से विख्यात है और वर्तमान में भी ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इसी पर चला करता है। इसके अलावा इसने मुद्रा ढुलाई में भी सुधार करते हुए तांबे के 380 ग्रेन का दाम चलाया, जो दाम न, और चांदी का 178 ग्रेन किया। दाम नहीं आना चाहिए, रुपया चलाया। जो अभी मैंने आपको ऊपर चित्र दिखाया था वो 178 ग्रेन का इसने बहुत ही शुद्ध, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी का प्रयोग इसने इसके अंतर्गत किया था। इसके अलावा इसने एक सोने का सिक्का 167 ग्रेन का सोने का सिक्का भी जारी किया था, जिसका नाम था असरफी। कई बार आपने सुना होगा वो असरफी नामक सिक्का, जो काफ़ी समय तक बाद के समय भी मुद्रा में ये रहा। और जो रुपया भारत समेत कई देशों की आज भी मुद्रा रुपया के अंदर ली जाए, जैसे भारत की है, पाकिस्तान की है, ऐसे ही। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने काल के अंदर ही इसने अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि मकबरा डमरू की आकृति का बना हुआ है, जिस पर हिंदू मंदिरों का जो प्रभाव है वो परिलक्षित होता है। तो इस तरीके से इसने बहुत ही 4 महत्वपूर्ण अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, जो वास्तुकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब जो नेक्स्ट देखेंगे, जो मुगल वंश का तीसरा शासक था अकबर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ है, जिसे अकबर महान के नाम से भी जानते हैं। 1556 से 1605 तक इसका शासन रहा था। तो अकबर का जन्म उमरकोट यानी पाकिस्तान के किले में, जो वहाँ के राजा थे अमरकोट के राजा वीर साल, उनके महल के अंदर 1542 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। और 13 वर्ष की आयु में ही 14 फरवरी 1556 को कलानौर के अंदर ईंटों के सिंहासन पर बैठाकर किसने, बैराम खान ने इसका राज्याभिषेक किया था। अब देखो थोड़ी इसकी किस्मत की बात कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये किस्मत वाला व्यक्ति था। यानी प्रारंभिक समय में जब इसका इधर उधर इसके पिताजी घूम रहे थे, तब राणा वीर साल था उसके महल में जन्म हुआ। और प्रारंभ के अंदर जो अस्करी है, अस्करी ने इसका संरक्षण किया था। यानी अस्करी की जो पत्नी थी बेगम सुल्ताना, उसने अकबर का लालन पालन किया। बाद में जब हुमायूं और कामरान के बीच में कंधार का जो लेकर युद्ध चल रहा था, उस समय कामरान ने इसको कंधार के जो किले थे उस किले के ऊपर लटका दिया था, जहां हुमायूं की तोपें आग के गोले बरसा रही थी। लेकिन किस्मत से ये क्या हो गया, बच गया था। और बाद में 1551 में जब ये 9 वर्ष का था, तब अकबर को गजनी की सूबेदारी दे दी गई थी। और प्रारंभ में मुनीम खां को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया, लेकिन बाद में इसका संरक्षक इस बैरम खां को नियुक्त किया गया। और इसके बाद धीरे धीरे इसका क्या होता गया, उत्कर्ष होता गया। बैरम खां को उसका क्या किया गया, संरक्षक नियुक्त किया गया। अफगान सेनापति हेमू और मुगल सेनापति बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। पहली लड़ाई हो गई, यह दूसरी। अब यहाँ भी देखो, हमेशा ही जो हिंदू शासक है उनके साथ में किस्मत खराब ही रही। यहाँ भी किस्मत खराब थी। हेमू ने बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने कई सारे युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की थी। लगभग 22-23 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। किसी भी युद्ध में वो हारा नहीं था, लेकिन इस युद्ध के अंदर वो क्या हो गया, पराजित हो गया था। यानी इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, किस्मत से ही इसकी गर्दन के अंदर तीर लगे और हेमू क्या हो गया, बेहोश हो गया, जिससे क्या हो गया, सेना के अंदर भगदड़ मच गई और अफगानों की इसमें क्या हुई थी, हार हुई थी।
हेमो बिहार के अफगान शासक था मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था, जिसने 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था और ये उसका 23वां युद्ध था जिसमें वो मारा गया। देखो इसमें एक ही गलती करते थे, यहाँ अकबर कहीं भी आगे बढ़ कर के सेना के अग्रभाग में युद्ध नहीं कर रहा था, जबकि भारतीय हर शासक होंगे वो सेना के अग्रभाग में युद्ध करते हैं और हमेशा वो इसके शिकार बनते हैं। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की, ऐसी उपाधि धारण करने वाला वो 14वां शासक था। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार और गोडवान का किला जीत लिया। ये वही बाज बहादुर है जिसकी प्रेमवती थी रूपमती, जिसने बाद में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या कर दी थी, आत्महत्या कर ली थी। तो अकबर के इस अभियान के अंदर जो काफ़ी सारा इसमें संघर्ष चला और बाद में बाज बहादुर ने अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद अकबर ने रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा पर आक्रमण किया और रणथंभौर का किला भी क्या कर लिया, इसने विजित कर लिया 1569 ईस्वी के अंतर्गत। ये देख लीजिए, ये सिक्के हैं आपके सामने, ये अकबर कालीन सिक्के, स्वर्ण सिक्के जिसे मोहर कहा जाता था, वही अकबर कालीन सिक्के हैं। ये है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का बहुत ही विहंगम दृश्य है और ये जो सामने ये वही बुलंद दरवाज़ा है जिसे आप देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में राजा रामचंद्र ने क्या किया था, कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया, यानी उसने बिना प्रतिरोध किए ही अपना किला अकबर को सौंप दिया था। (1570) ईस्वी के अंदर जब इसने 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया था, इस दरबार में मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर आदि के शासकों ने अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने किले अकबर को दे दिए थे। मुजफ्फर शाह ये तृतीय था, गुजरात का शासक। इसने गुजरात और दाऊद खां को बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने क्या कर लिया था, छीन लिया था। इसी कारण अकबर ने इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। जैसे 1571 में ये गुजरात अभियान पर गया था और 1574-76 में इसने बंगाल के अभियान पर गया था। फिर 1576 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक जहाँ अपने सेनापति मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को भेजा, जिससे विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था, इस युद्ध में मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। कई जगह लिखते हैं कि इसमें प्रताप की हार हुई थी, हार इसमें अकबर की हुई थी, प्रताप की नहीं हुई थी, क्योंकि अकबर अपने उद्देश्य में असफल रहा और मुगलों को वहाँ से हटना पड़ा और काफ़ी सारा उसको नुकसान भी हुआ। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और सामंतों को जागीर प्रदान की थी। इन सबसे ये जानकारी मिलती है कि बाबर यहाँ पर अपने अकबर क्या हुआ था, प्रताप के मामले में असफल हुआ था। हालांकि उसने प्रताप के विरुद्ध कई सारे अभियान किए, लेकिन हर अभियानों में वो क्या हुआ, असफल रहा और अंत में निर्णायक इसमें प्रताप की जीत हुई थी दिवेर के युद्ध में। और बाद में अकबर ने भी अपनी आशा छोड़ दी थी प्रताप के प्रति। फिर काबुल का जो मिर्जा हाकिम था, जिसके प्रति इसको 1581 में इसको पराजित करके वहाँ अधिकार। फिर कश्मीर का शासक था यूसुफ के ऊपर भी इसने 1586 में अधिकार किया। फिर सिंध का शासक था मिर्जा, वहाँ 1591 में अधिकार किया, मिर्जा जानी बेग इसका नाम था। फिर उड़ीसा का शासक था निसार खां, उड़ीसा पर 1590 से 91 में अधिकार किया। फिर था कंधार का शासक हुसैन मिर्ज़ा, इस पर 1595 में अधिकार किया। फिर था ये खालिद नहीं है, ये खान देश है, खालिद नहीं है, ये नाम है खान देश का शासक था अली खां, इस पर 1591 में अकबर ने क्या की थी, जीत हासिल की थी। और अकबर ने इसी खान देश का नाम बदल करके धन देश रख दिया था, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में उसे धन की प्राप्ति हुई। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 में अहमदनगर पर विजय। ये चांद बीबी कहाँ से थी, अहमदनगर से संबंधित थी, जो अपने जो पुत्र था बहादुर निजाम शाह, उसकी ये शंखशिखा थी।
1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया, जो अकबर की क्या थी, अंतिम विजय थी इस क्षेत्र में। जब खानदेश पर यह अभियान किया था, तो खानदेश का जो शासक था अली खां, वो यहाँ से फिर जाकर के सुदृढ़ किला था असीरगढ़ का, उस पर छुप गया था, जहाँ पर अकबर ने क्या किया था, अभियान किया था। और इस असीरगढ़ के किले को अकबर ने अपनी वीरता से नहीं खोला, बल्कि चोने की चाबियों से, यानी इसने क्या किया था, रिश्वत देकर इस किले का दरवाज़ा खोला था। और ये अकबर की क्या थी, अंतिम विजय थी। अब इसके कुछ कार्य देख। 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज्बेकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो अकबर ने उज्बेकों के दोनों विद्रोह को क्या कर दिया था, कुचल दिया था। 1584 में गुजरात में विद्रोह हुआ और कुचलने के लिए अब्दुल रहीम को भेजा, और इसमें सफल होने पर अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि। अब्दुल रहीम कौन है, बैरम खां के ही पुत्र थे। यूसुफजैयों का हमला हुआ। यूसुफजैयों के आक्रमण को दबाने के लिए राजा बीरबल को, जो इनके नवरत्नों में से एक से, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है, हालांकि कहा जाता है कि यहाँ जो दरबारी मन मुटाव के कारण बीरबल को यहाँ भेजा गया था और फिर उनकी हत्या करवाई गई थी। अकबर संवत 1605 ईस्वी को एक लंबी बीमारी से, जो पेट का उदर रोग यानी पेचिस की बीमारी हो गई थी, और बड़े कष्टप्रद तरीके से इसकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से जितने भी पाप कर्म इसने इकट्ठे किए थे, उस कारण इसका अंत भी बहुत ही कष्टमय तरीके से हुआ था। उससे यानी अकबर को सिकंदरा के मकबरे के अंदर दबाया गया था, जिसका निर्माण जहांगीर के काल में हुआ था। यानी हालांकि इसकी योजना अकबर ने अपने समय के अंदर बना दी थी। ये जो सिकंदरा का मकबरा, ये 4 बाग उद्यान परंपरा में बना 5 तला ऊंचा यानी 5 मंजिला है, और पिरामिड नुमा आकार का, पिरामिड के आकार का जो मिस्र के, इसमें हिंदू मंदिर है, बौद्ध जो विहार है और मुस्लिम जो स्थापत्य शैली, इन तीनों का ही क्या हुआ, सुंदर समन्वय किया गया है। तो ये सब बातें ये तथ्य सिद्ध करती है कि जो अकबर ने जो सुलह कुल की नीति या धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, उसी कारण इसने ऐसा किया था। हालांकि उसने भी काफ़ी कुछ ऐसे भी प्रयास किए थे जिसमें वो असहिष्णुता भी सिद्ध होती है। जजिया लगवाने का भी इन्हें 2 बार पुण्य प्रयास भी किया था। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया और धर्मशास्त्रीय चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी इसकी 1569 ईस्वी में इसने इसको क्या बनाया था, राजधानी बनाया गया, और अगले 15 वर्ष तक वो इसकी क्या थी, राजधानी बनी रही थी। 1581 अधिकतर बुकों में यहाँ 1582 देखने को मिलता है। 1582 में उसने दीन इलाही, जिसे तौहीद इलाही नामक धर्म भी कहा जाता है, इस धर्म का इसने क्या किया था, प्रवर्तन। ये मुख्य रूप से शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी, ये तीनों ने मिलकर किया था, और इसे शेख मुबारक की दिमाग की ही उपज माना जाता है। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला राजा कौन था, ये बीरबल ही था। यानी इसके लिए इसने किसी को बाई फोर्स इस धर्म के अंदर इसने नहीं सम्मिलित किया था, और इस कारण बहुत ही कम संख्या के अंदर लोग इसके अंदर सम्मिलित हुए थे, जिसमें से ये पहला और अंतिम हिंदू बीरबल ही था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल यानी मुहतमिद घोषित किया। जो मजहर की घोषणा की थी, उसके पीछे भी इसका, यानी जो मुस्लिम धर्म था उसका कानूनों की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी अकबर ने संवय को घोषित करवा दिया था। सूफी मत के सिस्ती संप्रदाय को इसने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था, और उनकी कृपा से ही इसको अपने पुत्र एवं सलीम की प्राप्ति हुई थी। इसने लाहौर और आगरा में ईसाइयों के लिए गिरजाघर का निर्माण करवाया था। ये सारी की सारी बातें उसे धर्म सहिष्णु सिद्ध करती है। इसके अलावा इन्होंने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी और इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। यानी जो 1578 ईस्वी के अंदर इबादत खाना सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया था, और 1579 में इन्होंने इस इनाम आदिल मुहतमिद या मजहर की घोषणा की थी। दीन इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल था, जिसने आईन अकबरी लिखी थी। 1583 में अकबर ने इलाही संवत नाम से एक नया कैलेंडर, यानी इलाही संवत का जो प्रचलन है वो 1583 ईस्वी के अंदर इसने किया था। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना, जिससे सुलह कुल की नीति, क्योंकि अकबर ने देखा कि राजपूत लोग रिश्तों के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार है, और उसने देखा कि तुर्क जो सरदार हैं, अमीर है, वो बार बार विद्रोह करते हैं। इस कारण उसके बल पर उसका राज्य भारत में नहीं रह सकता टिकाऊ, तो इसलिए उसने अपना राज्य का सुदृढ़ करने और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उसने राजपूतों से
और राजपूतों को शक्ति को अपने अधीन करने के लिए इसने राजपूतों से वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत शासक था, ये कस्बा शासक था आमेर का भारमल, भगवान दास और मान सिंह। इनको अकबर के दरबार में उच्च पदों पर क्या किया गया था, नियुक्त। ये भी जयपुर से ही कस्बा वंश से संबंधित थे। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। इसे स्वीकार करवाने में भारमल का काफ़ी योगदान था, परंतु वे इनसे पृथक ही रहे थे, यानी इतना उन्होंने योगदान, प्रत्यक्ष योगदान उन्होंने नहीं दिया था। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। हालांकि समाप्त किया बाद में इसने 2 बार इस जजिया कर को पुनः लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उस योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया। फतेहपुर सीकरी 1569 से लगाकर 1584 यानी 15 वर्ष तक शाही राजधानी रही थी। वहाँ बुलंद दरवाज़ा जो गुजरात विजय की स्मृति के अंदर 1572 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, जो मंदिर के दक्षिणी द्वार पर स्थित है। अकबर के काल में गुजरात विजय की स्मारक यानी यादाश्त के रूप में इसका निर्माण करवाया, तो इसे विजय स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे जहांगीर के बारे में, जो अकबर का पुत्र था। अकबर के जो बाकी पुत्र थे उनकी उसके जीवन काल के अंदर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और एकमात्र जो जीवित पुत्र वो जहांगीर इस समय शेष था, जो आमेर के राजा भारमल की जो पुत्री थी हरकाबाई यानी मरियम उजमानी, उससे इसका जन्म हुआ था। इसका काल है 1615 से 1627। तो शेख सलीम सिद्दी, इसी को इसने अकबर ने संरक्षण दिया था और इसके आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। के नाम से इसका नाम क्या रखा गया, सलीम रखा गया। और सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी का मनसब प्राप्त था। 1599 में सलीम यानी इसी जहांगीर ने, जो जहांगीर के नाम से बाद में शासक बना था, सलीम ने अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। हालांकि बाद में अकबर ने इसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि ये इसका एकमात्र बाद में जीवित पुत्र था, इस कारण इसको माफ़ कर दिया गया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल को इसने अबुल फजल की वीर सिंह बुंदेला के द्वारा सलीम ने 1602 ईस्वी में हत्या करवा दी थी। 1605 में आगरा के किले में सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल सत्ता संभाली थी, यानी ये भी क्या बन गए थे, अब बादशाह बन गए थे। अब इसके काल के अंदर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनके बारे में हम देखेंगे। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। क्यों? क्योंकि जो इसका पुत्र था खुसरो, उस खुसरो को आशीर्वाद और उसकी सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को इसने मृत्युदंड दे दिया था। जहांगीर ने कंधार विजय सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये गलत लाइन लिखी गई है। जहांगीर के समय कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह करके इसे नूरमहल नूरजहाँ की उपाधि दी थी और बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया था। ये एक जो यहाँ के मुगल काल के अंदर जिसका बाद में प्रशासन में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। अब देखो था क्या, ये मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी। जब ये काम की खोज के अंदर मिर्ज़ा गियास बेग भारत में आते हैं, तब जहांगीर ने इसको मेहरुन्निसा जब युवा होती तब देखा था और इसकी सुंदरता पर ये मुग्ध हो गया था और ये इससे बहुत प्रेम करता था और इससे विवाह भी करना चाहता था। लेकिन इस बात से अकबर संतुष्ट नहीं था, अकबर इससे विवाह नहीं करवाना चाहता था। इस कारण अकबर ने इसकी शादी अली कुली बेग, जिससे शेर अफगान की उपाधि प्राप्त थी, उससे इसका विवाह करवा दिया। इसका जो वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। तो बाद में कहा जाता है कि जब ये बादशाह बन गया तो इसने शेर अफगान या अली कुली खां के इसने क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। और इसकी हत्या के बाद में इसने जो मेहरुन्निसा को हो या नूरुन्निसा को, इसको सलीमा बेगम की परिचारिका इसने नियुक्त करवा दिया था। और जब ये इनका एक त्यौहार विशेष के अवसर पर, जिससे नवरोज़ त्यौहार होता है, नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर जब इसको वापस इसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ से ये इसके ऊपर मुग्ध हो जाता है और 1611 में इससे वो क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है और 1613 के अंदर इसे बादशाह बेगम बनाता है, यानी बादशाह बेगम की इसे उपाधि देता है। और यहीं से फिर इसका क्या होता है, उत्कृष्ट होता है और फिर ये जनता गुट का निर्माण करती है और सारी शासन सत्ता अपने हाथों में ये केंद्रित कर लेती है। ये जहांगीर के साथ आकर के जनों का दर्शन देती है, जहांगीर के साथ शिकार पर जाती है, सिक्कों पर इसका जहांगीर के साथ नाम अंकित होता है
जहांगीर को तो ये सिर्फ अफीम और शराब के नशे में ही रखती है और सारी शासन आदेश वगैरह यही जारी करती है। तो बीच का ये जो समय था उसे नूरजहां युग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस जो 1608 ईस्वी के अंदर भारत आया था, इंग्लैंड का जो शासक था जेम्स प्रथम उसका दूत बन करके, जिसने भारत के अंदर व्यापारिक अनुमति प्राप्त की थी अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन बाद में पुर्तगालियों द्वारा कान भरने पर जहांगीर ने वापस ले ली थी। इसे जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था और खां की उपाधि भी इसे प्रदान की थी। इसके बाद 1615 में सर टॉमस रो भी जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे और जनवरी 1616 को अजमेर के मैगजीन दुर्ग के अंदर उसने जहांगीर से भारत के अंदर अंग्रेज़ों के लिए व्यापार करने का अनुमति पत्र प्राप्त किया था और 1627 में जहांगीर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो शाहजहाँ, जिसका नाम था खुर्रम। ये 1627 से 1658 तक शासक रहेगा। तो इसमें की भी प्रारंभिक स्थिति बहुत ही खराब थी, यानी प्रारंभ के अंदर जो नूरजहाँ उसने अपने दामाद शहरयार को शासक बनाने का प्रयास किया, जबकि नूरजहाँ का जो भाई था आसम का, उसका दामाद था ये खुर्रम, उसने अपने इसको बनाने का प्रयास किया। तो 1612 में इसका विवाह आसफ गां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता, से हो गया था। फरवरी 1628 को आगरा के अंदर इसका राज्यारोहण हुआ था। इसका थोड़ा समय लगा बीच के अंदर। फरवरी 1628 के अंदर आगरा में शाहजहाँ के नाम से इसका क्या हुआ, राज्यारोहण, यानी ये क्या बने थे, बादशाह बन गए थे। इसके काल में खानजा लोधी इसका विद्रोह हुआ। झुंझार सिंह जो बुंदेला नरिश्ते, अब देखो सबसे पहला इसके काल का विद्रोह जो झुंझार सिंह बुंदेला ने किया था, यानी जहांगीर के साथ में इसके झुंझार सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला के काफ़ी अच्छे संबंध थे और बाद के अंदर शाहजहाँ के सामने इस झुंझार सिंह का क्या किया जाने लगा, तिरस्कार किया जाने लगा। इस कारण दोनों के अंदर मनमुटाव हो गया और इसी मनमुटाव के कारण संघर्ष इनके बीच में चला। इसी दरमियान जो औरंगजेब था, इसका जो शहजादा था, उसने ओरछा में कुछ मंदिरों को भी नष्ट किया। इस कारण दोनों के बीच में संघर्ष चला था। और इसके बाद में जो सेकंड विद्रोह हुआ था वो दक्षिण के राज्यों को जो नियंत्रित करने के लिए इसका गवर्नर था खानेजहाँ लोधी, और इससे इसका संघर्ष हुआ और इसने वहाँ दक्षिण के अंदर जाकर के अहमदनगर के शासक के साथ मिलकर के शाहजहाँ को चुनौती दी थी और इस कारण इसने बाद में इसको क्या कर दिया था, गिरफ्तार करके इसको मृत्युदंड दे दिया था। शाहजहाँ ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित करके उनको हुगली से पुर्तगालियों को क्या कर दिया था, बाहर खदेड़ दिया था। शाहजहाँ ने अहमदनगर का विलय भी क्या कर दिया था, मुगल साम्राज्य के अंदर कर दिया था। बाद में खानेजहाँ लोधी को पराजित करके, और जिसने यहाँ के अहमदनगर के शासक जो निज़ाम शाह था उसने इसका सहयोग किया था। इस कारण इस पर क्या किया था, शाहजहाँ ने इस पर अधिकार कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी परास्त किया और 1652 में शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को क्या किया था, दक्कन का सूबेदार। पहले शाहजहाँ ने 1638 में बनाया था औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार। इस समय 1652 में दूसरी बार उसको दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लिया, क्योंकि जब उसे समाचार मिला कि क्या हुआ कि शाहजहाँ 1657 में बीमार पड़ गया, तो इसी कारण जो सबको इस पुत्रों के अंदर शंका हो गई थी। शाहजहाँ दारा सिकों को हमेशा अपने पास रखता था और उसे अपना इसने वली अहद भी घोषित कर दिया था। और इस समय औरंगजेब दक्षिण में था, शुजा बंगाल में, जबकि मुराद क्या था, गुजरात के अंदर था। तो इसके बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के अंदर औरंगजेब क्या हुआ था, विजयी हुआ था और इसने फिर शाहजहाँ को आगरा के किले के अंदर क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। अपने भाइयों दारा है मुराद शुजा को मारकर ये संवेग गद्दी पर बैठ गया था। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु, यानी बड़े अकेलेपन के इसकी एक पुत्री जो जहाँ थी वो इसके साथ में रहा करती थी और इसके कारण हमेशा वहाँ से शाह बुर्ज के ऊपर इसने अपना जीवन बिताया और शाह बुर्ज से अपने हमेशा ताजमहल की ओर देखता रहा। यानी इसका अंतिम समय भी बड़ा कष्टमय बीता। यानी जो भी जनता के साथ में अत्याचार करता, इसने भी जो अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसको त्याग दिया था। यानी वापस कट्टर मुस्लिम प्रथाएं अपना ली थी और हिंदुओं के साथ में, सियाओं के साथ में इसने बहुत ही कठोर व्यवहार किया था। उत्तराधिकार हेतु धर्मत का जो युद्ध हुआ था 25 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास हुआ था, उसमें दारा सिकों
और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिखों की सेना का नेतृत्व जोधपुर के जसवंत सिंह ने किया था। हालांकि इसमें दारा सिखों की पराजय हुई थी। इसके अलावा फ्रेंच यात्री जो बर्नियर, टेवनियर और इटालवी यात्री था, मनुष्य शाहजहाँ के काल में आया, जिन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर इस शाहजहाँ के काल का वर्णन किया है। मनुष्य ने जो स्टेरियो डी मोगेरो नामक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा है। इसके बाद देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा धर्मांध शासक होगा, इस कारण इसके समय मुगल साम्राज्य क्या हो जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा। तो औरंगजेब ने शासक बनने के बाद में क्या किया था, असम। तो असम जो इस समय सुदूरवर्ती जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर क्षेत्र था, जिसे अहम नाम से भी जाना जाता है, तो इसने अपने विभिन्न अभियान, जिसमें विशेष रूप से मीर जुमला जो इसको एक योग्य सेनापति था, उसके द्वारा इसने अहोमों को क्या कर लिया था, कंट्रोल किया था, और उनके काफ़ी सारे क्षेत्र पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर कूच बिहार पर इसने अभियान करके वहाँ कूच बिहार के शासकों भी, कूच बिहार अहोम ये मिलकर के लड़े थे। हालांकि इसने फिर इनको पराजित करके कूच बिहार पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ऐसे रंगपुर, कामरूप, ये कामरूप असम में था, और मारवाड़ के राठौड़ों को भी पराजित, यानी मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इसने जो जोधपुर राज्य पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और बाद में दुर्गादास के नेतृत्व में 30 वर्षीय संघर्ष इसके साथ में चला था, और अंत में इसमें राठौड़ सफल भी हुए थे, और अजीत सिंह को क्या बनाया गया, शासक बनाया गया था। हालांकि इसकी मृत्यु के बाद ये सब कुछ हो पाया। इसने राजा जय सिंह जो जयपुर के थे को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। इसी कारण इससे दक्कन के अंदर थोड़ी बहुत मराठों के विरुद्ध सफलता मिली थी। जो पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी और ये राजा जय सिंह के बीच में हुई थी, यही वही है मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम भी इन्हें कहते हैं। तो इस संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी अपने जो 35 किले थे, उसमें 23 किले राजा जय सिंह को दिए। उनके पास केवल 12 जो कम महत्व के किले ही रखे गए, और 1660 ईस्वी के अंदर शिवाजी को राजा जय सिंह अपने प्रयासों से, यानी उनको ये राजी कर दिया मुगल दरबार में चलने के लिए, और औरंगजेब के दरबार में पहुँचे। लेकिन वहाँ औरंगजेब ने इसके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया, यानी इसने जो दरबारी जो इसके खड़े थे, उसमें तीसरी पंक्ति के अंदर शिवाजी को खड़ा किया गया था, और शिवाजी के जस्ट आगे जसवंत सिंह था जोधपुर के, जिसकी पीठ शिवाजी के सैनिकों ने देखी थी। तो इस कारण शिवाजी ने वहाँ भरे दरबार के अंदर औरंगजेब को भला बुरा कहा, और दरबार छोड़ करके वहाँ से जो जयपुर की हवेली थी वहाँ चले आए थे इस जय सिंह के पुत्र के वहाँ पर। तो वहाँ से फिर क्या किया, इसको बंदी बना लिया था। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से औरंगजेब ने बंदी बना लिया, और इसे मारने का भी प्लान यानी योजना तैयार कर ली थी। लेकिन शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराईपूर्ण योजना से वहाँ गुप्त रूप से निकलकर मारा। तो शिवाजी ने फिर क्या किया, वहाँ बीमारी का बहाना बनाया, और रोज़ाना इसके लिए जो बीमार होने पर हिंदू मान्यता है कि व्यक्ति बीमार होता तब गरीबों को फल, फ्रूट, मिठाई आदि का दान। तो ऐसे जो मिठाइयों के टोकरे वहाँ पर आने लगे, और फिर प्रारंभ में तो मुग़ल सैनिकों ने उसकी सख्ताई से जांच की, लेकिन बाद में वो इस तरह पे लापरवाह हो गए। तो शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी दोनों ही वहाँ से इन मिठाई के टोकरों में या फलों के टोकरों में बैठकर वहाँ से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। 1686 में औरंगजेब ने समेत जाकर बीजापुर पर भी क्या किया, कब्जा किया, और 1678 इसमें गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। ये दक्षिण भारत की समस्या इसके सामने कोड की तरह घुस गई थी। इसने तीनों से संघर्ष करना, एक तरफ मराठों से उसका संघर्ष जारी है, दूसरी तरफ बीजापुर के साथ, और तीसरा गोलकुंडा। और यही इसकी जो दक्षिण भारत की कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। शाहजहाँ ने भी ऐसा काम नहीं किया था। शाहजहाँ ने भी बीजापुर के साथ में जब अहमदनगर पर विजय की थी, तो बीजापुर के साथ में उसने समझौता कर लिया था। अगर इन दोनों के प्रति औरंगजेब को अपना शासन रखना था, तो इसे मराठों के साथ में संधि करनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। इस कारण ये इसकी कब्रिस्तान सिद्ध हुआ था। इसके अलावा औरंगजेब एक धर्मांध शासक भी था। उसने हिंदू व्यापारियों पर 5% कर लगाया, जबकि मुस्लिमों से हटा दिया। 1669 ईस्वी में इसने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया था, और काफ़ी सारे मंदिर भी इस समय ध्वस्त किए गए थे। 1679 में हिंदुओं पर पूर्ण जजिया कर लगा दी। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जो 1564 में अकबर ने हटाया दिया, ये फिर 79 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था। औरंगजेब ने महजब यानी धर्म को एक औजार यानी हथियार के रूप में प्रयोग में लिया था। उसने अकबर के काल से चली आ रही जो झरोका की प्रथा थी, उस प्रथा को बंद कर दिया, और दरबार के अंदर संगीत पर रोक लगा दी, और संगीतकारों को, चित्रकारों को, सबको दरबार से
निकाल दिया था। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी क्या होगी, मृत्यु। यानी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और शरीयत के अनुसार ही इसने कार्य किया था। और बाद में जब पहले के जो भी शासक थे अकबर आले, उनमें शिस्ती जो एक उदारवादी संप्रदाय था उनका प्रभाव था, लेकिन इनके ऊपर औरंगजेब ऊपर नक्शबंदी और सूरावर्दी जैसे कट्टर संप्रदायों का इसके ऊपर क्या था, प्रभाव था। इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह भी हुए, जिसमें 1628 में गोकुला के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया। तो जाटों के मामलों में यानी जाटों के साथ में जो मुग़ल सरदार थे या कह सकते हैं मुग़ल गवर्नर थे, उन्होंने बहुत ही बद व्यवहार किया था। इस बद व्यवहार के कारण जाट अपना जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और कुछ जाटों के जो मंदिर थे उन मंदिरों को गिराने के कारण, और विशेषकर जाट क्या थे, कर्षक थे, और कर्षक असंतोष के कारण भी इन्हें संघर्ष हुआ। हालांकि गोकुला को इन्होंने बंदी बनाकर मार डाला था, लेकिन इससे आगे भी संघर्ष चलना रहा। फिर राजाराम के नेतृत्व में, जिन्होंने अकबर का जो सिकंदरा स्थित मकबरा लूटा था, और बाद में बिशन सिंह के नेतृत्व में, फिर चूड़ामन के नेतृत्व में, इस तरीके से इनका संघर्ष जारी रहा। और फाइनल रूप से जो चूड़ामन था उसने पृथक जाट राज्य की स्थापना की थी। फिर ऐसे ही 1672 में सतनामियों ने विद्रोह किया। सतनामी एक जो धार्मिक संप्रदाय था जो अपने पास हथियार रखते थे। ये निम्न वर्गीय जो धार्मिक वैरागी थे, और अपनी सुरक्षा के लिए ये क्या करते थे, शस्त्र लेते थे और सत्य और ईश्वर पर विश्वास रखते थे। तो मुग़ल सिपाहियों ने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण करके एक सतनामी की हत्या कर दी थी, और इनके ऊपर थोड़ा गाली गलौच भी किया था, बदव्यवहार किया था इनके साथ। इस कारण इनके सतनामियों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। हालांकि इनके विद्रोह का कठोरतापूर्वक राजपूतों के सहयोग से दमन कर दिया गया था। फिर सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी क्या किया था, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह मुख्य रूप से औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण हुआ था। यानी औरंगजेब की जो धार्मिक नीति उसके और औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध जब तेग बहादुर ने आवाज़ उठाई, तो औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया था, मरवा दिया था। यानी इन्हें पहले इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, और जब इस्लाम धर्म इन्होंने नहीं स्वीकार किया तो फिर क्या कर दी, इसकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल साम्राज्य वो कमज़ोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिनसे मुग़ल साम्राज्य क्रमश क्या हो गया, धीरे धीरे पतन होता चला गया। और 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु का फिर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में बहादुर शाह विजय हुआ, और बहादुर शाह प्रथम नाम से ये क्या बना, मुग़ल बादशाह बना। हालांकि ये थोड़ा बहुत सही था और योग्य भी था। इसने जो अपने पिता के समय की काफ़ी कुछ जो कड़क नीतियाँ थी, जो धर्मांता की नीतियाँ थी, उसमें ढील दी, लेकिन फिर भी ये प्रशासन के प्रति लापरवाह था। इस कारण इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। अब इस समय अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर प्रभुत्व बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना एक शिष्टमंडल भेजा, और इस समय इस पर डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का भी प्रभाव था। तो इस तरीके से उन्होंने, अंग्रेज़ों ने येन केन प्रकारेण इस मुग़ल जो बादशाह है उनको अपने चंगुल के अंदर फंसाया, और अपने व्यापार के लिए क्या किया, अधिकार प्राप्त, जिससे खातूम बीबी फिदवी दुआगो जूलियाना की उपाधि मिली हुई थी। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि इसका मुग़ल साम्राज्य विशेषकर जो बादशाह उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और शासन तंत्र में भी हस्तक्षेप था। हालांकि ये अंग्रेज़ नहीं थी, ये पुर्तगाली थी, और इसने पुर्तगालियों के हितों की क्या की थी, बड़ी रक्षा की थी। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 तक मुग़ल दरबार एवं उसका तख्त षड्यंत्र और हत्या का केंद्र रह गया। इसके बाद में जो मुख्य रूप से हुसैन बंधु थे, उन दोनों का दरबार के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव, या जिसे अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है, अली बंधुओं का ज़्यादा ही प्रभाव बढ़ गया था, जिसमें इन्हें अली बंधु नहीं, इन्हें सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता। इन सैयद बंधुओं के प्रभाव के कारण ही ये मुग़ल दरबार षड्यंत्रों का क्या हो गया, केंद्र बन गया था, और इसी केंद्र के कारण फिर धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य डिक्लाइन हो गया, यानी ये पतन की ओर चला गया था, और तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका स्थान गौण कर दिया। और फिर भारत के अंदर नई शक्ति के रूप में अंग्रेज़ों का प्रादुर्भाव हुआ, और बाकी छोटी छोटी राज्यों का भी इस समय उदय हुआ था। अब देखेंगे मुग़ल काल के जो प्रशासन कैसा था, उसमें देखेंगे।
तो मुगलकालीन जो प्रशासन था भारतीय और विदेशी प्रणालियों दोनों का क्या था, मिला जुला रूप था। यानी जो बादशाह की सहायता के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, ये अधिकारी पास जो केंद्रीय शासन व्यवस्था को संचालित करते, प्रांतों में स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए भी विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। वो सीधे केंद्र के प्रति क्या होते थे, जिम्मेदार होते थे। और ये सारी की सारी व्यवस्था बादशाह की अभिरुचि, तुर्क मंगोल परंपरा और स्थानीय परिस्थितियों, इन सब के प्रभाव से ये बनाई गई और निरंतर इसमें फेर बदल भी किया जाता रहा, जिसमें सर्वोच्च इकाई थी बादशाह। बादशाह शासन का अधिपति होता था और क्या होता था, ये सर्वे सर्वा हुआ करता था। यानी मुगल जो प्रशासन है, इस प्रशासन के जो जितने भी सभी अधिकारी, उनकी स्थिति और शक्ति इस सम्राट पर निर्भर करती थी। और शासक के जो विशिष्ट या कह सकते हैं इसकी व्यक्तिगत पसंद और विचार पर भी सभी अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवनति या बर्खास्तगी आदि निर्भर करती थी। इसके बाद में इसका दूसरा महत्वपूर्ण पद था, जो बादशाह के बाद वकील मुतलक या जिसे वजीर कहा जाता था, वकालत या वजारत नामक संस्था का ये प्रमुख होता था। ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था और जिसका कार्य क्या था, ये कार्य महत्वपूर्ण रूप से जो प्रांतीय व्यवस्था है उससे संबंधित कार्य ये किया करता था। और महत्वपूर्ण रूप से इसके पास में किसके जो वित्तीय अधिकार इसके पास में हुआ करते थे। फिर अगला प्रधान है सद्र। सद्र या इससे कह सकते हैं मीरे समा के नाम से भी अधिकारी, जिसका काम दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। यानी ये दीवानी काम करता था, नाम का दीवान, ये वित्त विभाग का प्रमुख था। इसके अलावा ये कारखानों का भी अधिकारी हुआ करता था। ये तो इसकी केंद्रीय, इसके अलावा भी दीवान कुल नाम से भी का होता था, जो लेखा और राजकीय कोष आदि की देख रेख किया करता था, जिसका अकबर ने इस नवीन जो पद है उसका सृजन किया था। मीर बख्शी भी हुआ करते थे जो सेना से संबंधित कार्य करते थे। सद्र उस सुदूरपी होते थे। काजी उल कुजात भी हुआ करते थे। अब इनके काल में देखेंगे प्रांतीय सूबों, प्रांतों को क्या किया गया था, सूबों में विभक्त किया गया, जो अकबर के प्रारंभिक समय के अंदर 12 थे। यानी अकबर ने अपने प्रांतों को 1580 ईस्वी में सूबों के अंदर विभाजित किया था। शुरुआत में 12 थे, बाद में अकबर के काल में सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, जो औरंगजेब के काल में बढ़कर कितने हो गए, 21 हो गए। तो इनमें जो सूबा होता था, सूबे का मुखिया कौन होता था, सूबेदार होता था। ये सूबे के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था। फिर दीवान होता था। दीवान का कार्य था राजस्व की वसूली का निरीक्षण करना और सूबे के अधिकारियों पर क्या करना था, ये नियंत्रण रखना था। फिर होता था ये सदर काजी। तो सदर काजी ये न्याय से संबंधित और धार्मिक कार्य करता था। फिर प्रांतीय बख्शी हुआ करता था, ये प्रांतीय सेना की देखभाल करता था। ये मनसबदारों की जो सूबे में रखी गई सेना के घोड़ों और सैनिकों की जांच और उनका निरीक्षण करता था, वेतन पत्र बनाता था। फिर होता था कोतवाल, ये अधिकारी ये सूबे में हुए थे। फिर जिले को, तो जिले को इस समय सरकार कहा जाता था। जो सूबे को किस में बांटा गया, सरकार। सरकार यानी जिले। वहाँ का शासक कौन होता था, फौजदार के पास में। अब फौजदार क्या होता था, ये सरकार की तरफ से नियुक्त ये कार्यकारी प्रधान होता था, जिसका मुख्य कार्य था कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, जो विद्रोही गतिविधियां होती थी उस पर नियंत्रण रखना। फिर अमाल गुजार। अमल गुजार ये मालगाड़ी विभाग का क्या होता था, प्रमुख। यानी यहाँ का जो सरकार का जो सर प्रमुख राजस्व अधिकारी हुआ करता था। और जो बत्तिक्सी वो क्या होते थे, सहायक होते थे। फिर हम देखेंगे इस सरकार से नीचे की इकाई थी परगना। उस परगने का मुख्य होता था ये सिकदार, और सिकदार का वही कार्य है जो इससे ऊपर के जो मुख्य अधिकारी फौजदार का हुआ करता था। यानी यहाँ का जो कार्यकारी अधिकारी यही होता था, और जो परगने के अंदर शांति व्यवस्था आदि से संबंधित कार्य करता था। इसके अलावा ये आमिल की राजस्व वसूल करने में भी सहायता करता था और राजस्व की देखरेख भी करता था। आमिल का कार्य मुख्य था राजस्व की देखरेख करना, उसका वसूल करना, और संबंधित जो भूमि लेखा जोखा उसके लिए कानून गो से उसे तैयार करवाना आदि कार्य ये करता था। इसके अलावा फौजदार ये खंजासी होता था। फिर कानून गो ये पटवारियों का अधिकारी होता। सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जिसका मुखिया मुकदम होता था। जो पटवारी ग्राम स्तर का एक राजस्व कार्य होता, यानी ग्राम से संबंधित जो राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी पटवारी था। इन पटवारियों के ऊपर ये कानून को हुआ करता था। अब देखेंगे इसकी सेना के बारे में।
यानी बादशाह जो मुग़ल सेना होती थी उसका प्रधान सेनापति होता था, जैसे वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च सेना, ऐसे ये सेना का क्या हुआ करता था, प्रधान सेनापति होता था। सेना में मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, यानी सेना कोई स्वतंत्र नहीं थी। राजकीय सेना के अलावा विभिन्न मनसबदारों की अपनी सेना हुआ करती थी और मनसबदारी जात और सवार के अंदर विभक्त थी, जिसका विभाजन अकबर ने किया था। इसमें अलग अलग कुल 66 श्रेणियाँ थी, जिसके अनुसार अबुल फजल कहता है कि कुल 33 श्रेणियाँ थी। इसमें जात और सवार के अनुसार इनकी संख्या बटेगी। जो पहली संख्या जात क्या थी, जात जो मनसबदारों का क्या करती थी, व्यक्तिगत वेतन को दृष्टिगत करती थी, और जो पदानुक्रम है उसकी हैसियत और स्थान का निर्धारण ये जात करती थी। जबकि सवार क्या होता था, मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या को दृष्टिगत करता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।